हेलो, गुड मॉर्निंग मेरे भाई, नमस्कार आप सभी को। आज ही और अपनी कहानी को शुरू करते हैं। शनिवार के बाद 2 दिन आपकी छुट्टी थी, आपने मस्त रिवाइज कर लिया होगा चीजों को। आर्टिकल हमने खत्म किया था। आज जो टॉपिक है वो एक ऐसा टॉपिक है बेटा जो टेक्निकली कोई टॉपिक नहीं है, वो अपने आप में पूरी इंग्लिश की एक नॉलेज है, ठीक है, जिसे आपको इस टॉपिक में अप्लाई करना होता है। तो आपको ना तो कोई हेडिंग डालनी है, ना कुछ कॉपी करना है, कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। ना आपको कॉपी करना है, ना आपने हेडिंग इस टॉपिक की डालनी है, इस टॉपिक की हम डायरेक्ट प्रैक्टिस करें, ठीक है। और ये टॉपिक क्या है? ये टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है। अब इसकी जरा बातों को समझिएगा और मैं आपकी क्लास का रीनेम करा देता हूं। दीपक, क्लास रीनेम करना ना, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। टॉपिक नाम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, वर्ब। तो ये है मेरे बच्चे सब्जेक्ट, आपको कुछ हेडिंग नहीं डालनी भाई, वर्ब एग्रीमेंट। अब ये टेक्निकली है क्या बेटा? ये टेक्निकली पूरी की पूरी इंग्लिश है, पूरी की पूरी इंग्लिश है। आप में से वो मेरे स्टूडेंट्स जिन्होंने सारे टॉपिक्स इंग्लिश के कवर कर लिए, वो इस टॉपिक की डायरेक्ट प्रैक्टिस करोगे, आपसे हर एक क्वेश्चन बन जाएगा बेटा। अगर आपके कुछ टॉपिक रहते हैं तो अभी आपको क्या करना है, इस असाइनमेंट को अभी मत कीजिएगा, अभी आज तो मैं प्रैक्टिस करा लूंगा, उसको समझ लीजिएगा। जो इसके होमवर्क क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, आपको जो घर के लिए काम इसका मिलेगा, वो अभी आप खुद ट्राई मत कीजिएगा। वो कब कीजिएगा? जब आपके कोई टॉपिक जो बचे हुए हैं आप उसको जो है कंप्लीट कर ले तब, ठीक है ना। आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, चाहे वो जरा सी भी किसी भी चीज पे। जैसे मैंने अभी आपसे, क्या हो गया, इसी चल रहा था, उल्टा बंद हो गया। जैसे आप आर्टिकल हमने पढ़ा बेटा, आर्टिकल का ही ले लो, एक एग्जांपल, कॉपी नहीं करना है दोस्त। मैंने लिखा द डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर, ठीक है, हैज और हैव कम टू मीट यू। डायरेक्टर और प्रोड्यूसर आपसे मिलने आ गया है, तो आप क्या करोगे? ध्यान से देखिएगा एक बार। आप बोलोगे सर डायरेक्टर है, आप प्रोड्यूसर है, आर्टिकल एक ही बार है, एक इंसान आया होगा सर, ऐसा है नहीं, ये करोगे तो बेटा आर्टिकल टॉपिक से रिलेटेड मुद्दा हो गया, सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट टॉपिक से रिलेटेड मुद्दा हुआ नहीं। तो इसीलिए याद रखो, अगर मैं आपसे कह रहा हूं बेटा ईच, कॉपी नहीं छोड़ो, ईच बॉय हैज और हैव, ठीक है, कम टू मीट यू, मैं ऐसे लिख दूं। अब मैं बोलूं बेटा आपसे ईच बॉय हैज और हैव, तो आप बोलोगे सर ईच सिंगुलर होता है इसलिए हैज आएगा बेटा, ये डिटरमिनर टॉपिक हो गया, तो ये डिटरमिनर से रिलेट कर गया। तो भाई मेरे हमारे पास क्या है? अच्छा सर, अब समझ में आया, ये टॉपिक इंडिविजुअल कोई होल्ड नहीं है बेटा, सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब को लगाना ही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब को लगाना ही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो आपने क्या करना है? अब आप में से सपोज कर कुछ बच्चे ये बोले सर अभी मेरे कुछ टॉपिक रहते हैं, ठीक है, कुछ के सारे टॉपिक आज खत्म हो जाएंगे, तो वो चीज है। तो आपने क्या करना है? पहले अपने सारे टॉपिक जब खत्म होंगे उसके बाद ये टॉपिक करना है, उसके बाद इसका असाइनमेंट आपने प्रैक्टिस करना है, आप एक क्वेश्चन खुद से बनाओगे, ठीक है। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कोई सेपरेट टॉपिक नहीं है। अगर कोई भी टीचर इस टॉपिक को सेपरेट करा रहा है तो बेटा बेवकूफ बनाने वाली बात है, मैं कहूंगा महाबेवकूफ बनाने वाली बात है। ये कोई अलग टॉपिक नहीं, इसकी सिर्फ प्रैक्टिस करनी चाहिए आपको। और मैं ये कहूंगा बच्चे एग्जाम में सबसे ज्यादा जो टॉपिक आता है वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, क्यों? क्योंकि ये पूरी की पूरी इंग्लिश है। सबसे ज्यादा जो एग्जाम में टॉपिक आता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। आप बोलोगे सर आप कह रहे हो टॉपिक नहीं, और आप कह रहे हो सबसे ज्यादा एग्जाम में आता है, क्योंकि बेटा पूरी इंग्लिश है। आप सारी इंग्लिश पढ़ लो, इसकी प्रैक्टिस करो, तो एक तरीके से आप ये देखोगे अच्छा सर बस सब्जेक्ट के हिसाब से क्या लगाते चलना बेटा, वर्ब लगाते चलना। अब इसका असाइनमेंट मैंने आपका तैयार करा है, उस असाइनमेंट को हम करेंगे और समझेंगे, और फिर आपको इसकी एक फाइल भी मैं दूंगा होमवर्क के लिए। तो होमवर्क क्वेश्चंस आपको तब करने हैं जब आपके सारे के सारे टॉपिक कवर हो जाए, ठीक है। चल अब जरा बातचीत कर लेते हैं और चीजों को समझ लेते हैं। ये असाइनमेंट है बेटा, ये बनाया है, इसको जरा ध्यान से देखिएगा। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का असाइनमेंट है, इसका फ्रंट पेज लगवा के अच्छे तरीके से इसको दुल्हन की तरह सजा के तब मैं आपके लिए अपलोड करूंगा। अब जैसे सेट नंबर 1, ठीक है, सेट नंबर 1 आपको नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग और ये सारे के सारे प्रीवियस क्वेश्चन से बच्चे आपको इनको समझते हुए चलना है। मेरे साथ साथ जरा कोशिश कीजिएगा समझने की, परखने की, पढ़ने की और इनको आंसर करने की। जैसे बेटा क्वेश्चन नंबर 1 है, मैंने आपसे कहा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है, मैंने आपसे कहा इसका आंसर देने की जरा कोशिश करें, तो आप क्या कहोगे सर? बताना है। आपने बोला सर नॉलेज ऑफ एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेस आर रिक्वायर्ड टू पास द एग्जाम। कहते एग्जाम को पास करने के लिए नॉलेज चाहिए। अब नॉलेज मेन सब्जेक्ट है, किसकी नॉलेज? ये तो सारी की सारी एक्स्ट्रा बात है। और नॉलेज क्या होता है बेटा? सिंगुलर, कोई प्लूरल तो है नहीं क्योंकि अनकाउंटेबल है, कोई प्लूरल का मुद्दा तो है नहीं, तो ये सिंगुलर है। आपने बोला सर यहां आर की बजाय इस आना चाहिए। अब मुझे बता दो ये कौन सा टॉपिक है बेटा? ये नाम से रिलेट कर गया कि आपको पता होना चाहिए नॉलेज मतलब ज्ञान, ज्ञान अनकाउंटेबल नाउन, और अनकाउंटेबल नाउन तो सिंगुलर ही होगा, सिंगुलर होगा तो आर क्यों लिख रहे हो, इस आ जाएगा, ठीक है। अब आप में से कुछ बच्चे बोले सर मैंने तो नाउन की क्लास अभी नहीं देखी, ठीक है, तो हाँ बेटा देखिए, तो आ जाइए अगला देख। एवरीवन ऑफ द फिल्म्स, ठीक है, हाँ एवरीवन जो होता है, हालांकि उससे पहले अलग लगाना था बेटा, एवरीवन अलग होगा। एवरीवन जो सिंगुलर है, अगर सिंगुलर है बेटा आर नहीं तो क्या आता है इस, क्योंकि एवरीवन एक एक करके बात करता है। अब आप बोलोगे ये कौन सा टॉपिक है बेटा? ये प्रोनाउन और डिटरमिनर टॉपिक है, सिंपल। तो हर क्वेश्चन को मेरे पुत्र सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हर एक क्वेश्चन को आप किसी ना किसी टॉपिक से रिलेट कर लोगे। अरे ये तो इसका, अरे ये तो इसका। आगे देखो बेटा, ईच ऑफ देम, उनमें से हर एक, ईच भी कैसे बात करता है बेटा? एक एक करके, सिंगुलर एक एक करके, ठीक है। अलोंग विद क्या बेटा? प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद सारी की सारी वो क्या है? खरपतवार। इसका मतलब मेन मुद्दा क्या है? ईच ऑफ देम अलोंग विद देयर फैमिलीज, देयर पेट्स, सब एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बेटा, ये सब एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। तो मेन कौन है? ईच, और ईच मीन है, तो वहां इस गलत है या सही? अरे सर वहां इस फिर तो सही हो गया सर। क्वेश्चन नंबर 3 को देखे तो हां मैंने बोला बिल्कुल सही हो गया, बिल्कुल करेक्ट हो गया। हां तो गलती क्या है? गलती इसकी नहीं है बेटा, इस बार गलती ये है मेरे बच्चे कि ईच ऑफ देम एक एक करके बात कर रहे हो। हां तो एक एक करके बात कर रहे हो तो यहां देयर नहीं बेटा, यहां पे हिज या हर आना, हिज फैमिलीज एंड हिज पेट्स। ये इंटरेस्टिंग था, वरना आप थर्ड में सोचते सर क्या है? नो एरर। आप तो ये सोचते, दोबारा सुनो मेरे बच्चे, ईच का मतलब क्या होता है बेटा? एक साथ बात करना है, एक एक करके, एक एक करके। अगर मैं ये लिखूंगा बेटा ईच ऑफ देम इज या आर डूइंग हिज या देयर वर्क, तो आप क्या कहोगे? सर ईच ऑफ देम इज एक एक करके बात करेगा, और सब देयर नहीं एक एक करके बात करेगा हिज। इसका मतलब ये हुआ बेटा आपने यहां तो चेक कर लिया पेपर में, ये तो सही, अरे मेरे पुत्र ये भी तो चेक कर ले, यहां पर हिज आना था, अब देयर क्यों लगा रहे? इंटरेस्टिंग लगा। अब आप बोलोगे सर ये कौन सा टॉपिक है बेटा? ये भी प्रोनाउन और डिटरमिनर में जब मैं यूज ऑफ ईच कराता हूं तो वहां इसको सिखाता हूं। हुआ काम आसान। इसका मतलब ये बना कि हर एक चीज को आप ये नहीं बोल सकते बेटा ये इसका एरर, इसका एरर, इसका एरर। तो आप एक तरीके से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को ये भी कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं अपने आप में तो पूरी इंग्लिश का सिर्फ और सिर्फ एक निचोड़ है, जिसे आप ध्यान से समझते हुए करो, ठीक है। आगे भी क्वेश्चन नंबर 4, द सेक्रेटरी एंड द प्रिंसिपल। द प्रिंसिपल अलग है, द सेक्रेटरी अलग है। इसका मतलब कितने इंसान है बेटा? 2। इसका मतलब कितने इंसान है? 2। तो वो एक इंसान दोनों काम नहीं कर रहा बेटा, 2 अलग अलग इंसान है। अगर 2 अलग अलग है तो बेटा आर अटेंडिंग बिल्कुल सही हुआ, ठीक है, वेरी गुड। तो अगर सही हुआ तो बेटा इसकी कोई भी गलती नहीं।
बेटा ऑफलाइन स्टूडेंट का जिन्होंने लेट बैच ज्वाइन किया था, आपकी नाउन की क्लास, प्रोनाउन की क्लास, डेटरमिनर की क्लास और एडजेक्टिव की क्लास अपलोड करा दी गई है। आप उन क्लासेस को आराम से देख लीजिएगा, आप उन क्लासेस को आराम से देख लीजिएगा, क्योंकि इस टॉपिक के बाद बहुत सारे बच्चे जिनका सिलेबस खत्म हो, तो जिन्होंने उसको 10 से बैच को ज्वाइन किया होगा ना, ये ऑफलाइन बच्चों की बात कर रहा हूं बेटा, तो भी आज साथ ही सारे तो ये अपने जो है अपना आराम से देख लीजिएगा। मैं ऑफलाइन में बहुत पहले आपको अनाउंस कर चुका हूं, ठीक है। तो अपना सीरियस होकर और टॉपिक को कवर कर लीजिएगा बेटा। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है मेरे पुत्र, वी ऑल आर अवेयर दैट, अब ध्यान से सुनो, सर्टेनली वन ऑफ दोज हु इज इंटरेस्टेड इन ऑल काइंड्स ऑफ स्पोर्ट्स। अब देखो बेटा इसमें हु किसके लिए आया है, ध्यान देना। अब जब आप इस पॉइंट पे बात करोगे तो आप बोलोगे हम सब इस चीज को जानते हैं कि वो बंदा एक है, हाँ उनमें से एक है, हाँ वो कौन, जो। बेटा ये जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है, देखो बेटा ये प्रोनाउन क्या है, अब बोलोगे ओ ये प्रोनाउन कैसा, बिल्कुल बेटा हु किसके लिए आया, दोज क्या है, प्लूरल, तो वो जो है इंटरेस्टेड इन सारे स्पोर्ट्स में। तो गड़बड़ क्या हुई, गड़बड़ हो गई कि ये घट गया सर, ये रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, तो इसकी जगह क्या आएगा, आ रहेगा। मस्तानी लाइफ हुई, मस्तानी हुआ कि नहीं हुआ। तो पुत्र आप टेक्निकली सोचना, इसलिए सिर्फ इस टॉपिक से मैं रूबरू कराने का आपका मेरा मकसद यही था, वरना बच्चे को खाम की चुल होती और जो सब्जेक्ट को एग्रीमेंट रहेगा, टॉपिक नहीं होता। लेकिन भाई साहब कुछ है टीचर जो सब्जेक्ट को एग्रीमेंट करा रहे हैं, बच्चों को बेवकूफ बना रहे हैं, ना वो बच्चों को डेटरमिनर ढंग से पढ़ाते, ना वो बच्चों को प्रोनाउन ढंग से पढ़ाते। एक दो क्लास में डेटरमिनर खत्म कर दिया, कॉपी एक दो क्लास में प्रोनाउन खत्म कर दिया, फिर कहते हैं चलो आओ सब्जेक्ट को एग्रीमेंट करते हैं, और पागलों की तरह गधों की तरह इनको पढ़ाते रहते हैं कि देखो ये रिलेटिव प्रोनाउन हो जिसके लिए आता है उसके तुरंत, अरे भाई वो प्रोनाउन में पढ़ा, वो प्रोनाउन में पढ़ा, वरना खोपड़ी ऐसी खराब होगी आपको कुछ पता ही नहीं क्या चल रहा है। कई बच्चे होते हैं जिनको पता ही नहीं क्या चल रहा है, कुछ ऐसे भी नमूने होते हैं पूरा कोर्स हो जाएंगे सर आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच करा दो। अबे गधेड़ो आइडेंटिफिकेशन पार्ट्स ऑफ स्पीच कैसे करे, तूने सारी पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ ली तब भी छापना नहीं आ रहा है कि नहीं है। तो बेटा हंसी आएगी तुम्हें कि क्या करने लगे, मतलब ही नहीं, कुछ पता ही नहीं जीवन का क्या है, सार क्या चल रही है जिंदगी, कुछ नहीं है सिवाय टाइम पास के, कोई कुछ नहीं। तो अपने दिमाग को थोड़ा सा रखो, किसी ने ये ना कहते प्रॉफिट एंड लॉस करा दिया, हाँ गुरुजी हाँ प्रॉफिट अलग करा दो लॉस अलग करा दो, ठीक है। मैथ्स वाला टीचर बेहोश। नेक्स्ट देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 को जरा देखिएगा, आपको क्या गड़बड़ नजर आई। एवरीवन ऑफ अस नो, देखो बेटा एवरीवन जो ऑफ अस को अगर आप देखोगे तो आप गलती को पाओगे, गलती है बेटा, एवरीवन सिंगुलर है, हाँ और नो तो सिंगुलर नहीं है, नो तो सिंगुलर नहीं है। अब टेंस तो सबका हुआ है, ठीक है, या किसी का रहता तो जानेगा, देखो बेटा ही गो या गोस, ही गो या गोस, आप बोलोगे के साथ तो गोस आता है, तो वर्ब पर एस और ईएस लग के वो क्या बनती है बेटा, सिंगुलर। ये बात कहां पढ़ाई जाती है, टेंस में पढ़ाई जाती है। जिनका हो गया उन्हें पता है, जिनका नहीं हुआ वो जानेंगे। इसलिए मैंने बोला अगर आपका कोई भी टॉपिक रहता है, आपका कोई रहता है, तो अभी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की प्रैक्टिस मत करना, ठीक है, अभी मत करना। जब सारे टॉपिक हो गए हो आपके, एक एक टॉपिक आपका ठीक है आपने देख लिया हो, पढ़ लिया हो, प्रैक्टिस कर लिया हो, फिर आप इसकी जो है एक्सरसाइज को उठाना, आप एक एक क्वेश्चन को ऑटोमेटिकली करते चले जाएंगे, आपको समझ आती चले जाएगी। आसान हुआ, ये आसान काम। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, नॉट ओनली ही बट ऑल्सो हिज सन्स। अब बेटा नॉट ओनली और बट ऑल्सो का कंपाउंड आपको दिया हुआ है। अब ये नॉट ओनली बट ऑल्सो कहां पढ़ाया जाता है बेटा, कंजंक्शन में, ठीक है। अब आप बोलोगे कंजंक्शन में पढ़ाया जाता है, हाँ तो बेटा नॉट ओनली बट ऑल्सो में वो सब्जेक्ट नजदीक होता है, उसी का इफेक्ट है। हिज सन्स अपने आप में क्या है, प्लूरल, प्लूरल है तो बेटा वर्ब क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, इसका मतलब ये वन है। हर एक टॉपिक के दर्शन हो गए, नाउन के दर्शन हो गए क्वेश्चन नंबर पहले में, प्रोनाउन के दर्शन हो गए, डेटरमिनर के दर्शन हो गए, कंजंक्शन, ठीक है ना। तो ये तो पूरी की पूरी इंग्लिश के दर्शन आपको करा देगा टॉपिक बेटा। नेक्स्ट देखो, द नंबर ऑफ पीपल, बेटा द नंबर एडजेक्टिव के दर्शन, एडजेक्टिव के दर्शन हो गए। द नंबर ऑफ ये कहां पढ़ाता हूं मैं, एडजेक्टिव टॉपिक में, ठीक है एडजेक्टिव टॉपिक में पढ़ाता हूं, एडजेक्टिव के दर्शन हो गए। अब जिनका एडजेक्टिव टॉपिक हो तो धरले से बोलेंगे सर हाँ हो जाएगा, आपने पढ़ाया था द नंबर ऑफ, आ नंबर ऑफ। जिनका एडजेक्टिव टॉपिक नहीं हुआ वो बोलेंगे हैं ये तो समझ नहीं आया सर, समझ रहे, जिसका जो टॉपिक हुआ है तो वो उसके हिसाब से आंसर दे रहा है। अगर आपके टॉपिक में से क्वेश्चन आप आंसर करोगे, अगर आपका टॉपिक नहीं हुआ तो आप आंसर नहीं कर पाओगे, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है यहाँ पर, ये तो काम भी अभी आसान हो गया, कोई बात नहीं बेटा, आसान है। चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखो बेटा, द डायरेक्टर अलॉन्ग विद द स्टाफ मेंबर्स। अब बेटा क्या आ गया, अलॉन्ग विद क्या होती है, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन टॉपिक आ गया। और मैंने कहा था प्रीपोजिशन के बाद प्रीपोजिशन का क्या आता है, ऑब्जेक्ट, और प्रीपोजिशन के बाद जब उसका ऑब्जेक्ट आता है तो वो कैसी इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा, तो मेन कौन सी होती है, पहला डायरेक्टर क्या है, सिंगुलर, अगर सिंगुलर है तो बेटा यहाँ क्या आना था, वर या बॉस, बॉस। प्रीपोजिशन टॉपिक बोल लो, या ये मैं चीज प्रोनाउन में भी पढ़ा देता हूं कि प्रीपोजिशन के बाद आने वाला ऑब्जेक्ट होता है। जी आसान लग रहा है टॉपिक, क्योंकि बेटा इंडिविजुअल टॉपिक है ही नहीं। अच्छा आगे देखो, वन ऑफ माय डिजायर्स ऑफ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, मेरी इच्छाओं में से एक है, एक तो इसका मतलब सब्जेक्ट अपने आप में क्या हुआ, ये वन जो कि सिंगुलर है, वन हुआ तो आर के बजाय इज हुआ, बस। तो बेटा ये आपको टेंशन जो है नहीं पालनी इसकी, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की, आप इनको अच्छे तरीके से बस प्रैक्टिस करते चलो, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 11 को देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 11 आप समझो, अभी आर्टिकल एक आ गया जो मैंने एंड नहीं कराया अभी, अब आर्टिकल देखो, एक एक बच्चे का हुआ, आर्टिकल तो हो गया अभी हुआ, अब आप सारे के सारे बच्चे इसका करेक्ट आंसर कर दोगे। आपने हमें सिखाया था सर अ हॉट एंड अ कोल्ड स्प्रिंग, स्प्रिंग्स नहीं हुआ, लेकिन सर आपने हमें पढ़ाया था एंड का यूज आर्टिकल, अ हॉट एक, अ कोल्ड एक। अब हॉट एंड कोल्ड एक ही कैसे हो जाएगा, तो रॉन्ग बोल दो उसको, हॉट भी है कोल्ड भी है, कैसे हो जाएगा, तो हॉट अलग कोल्ड अलग, याद है बेटा। तो आर्टिकल रिपीट होगा और उसको प्लूरल करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये भी अब कोल्ड स्प्रिंग ये कॉमन है, लेकिन हॉट अलग है कोल्ड अलग, अलग अलग तो मैंने क्या कहा था, वर्ब कैसे आएगी, प्लूरल। ले मेरे इन हजारों कमेंट्स में से एक भी कमेंट गलत नहीं, क्योंकि ये टॉपिक हो रखा है। कहां फंसोगे, जो टॉपिक नहीं हो रखा, जो हो रखा है उसके कैसे कर दोगे आप, तुरंत आंसर कर दोगे, समझे, बहुत बढ़िया। आओ जी, ईदर ऑफ द रोड्स, बेटा ईदर सिंगुलर होता है, द रोड्स, उन रोड्स में से कोई भी एक, ईदर का मतलब क्या, तो कोई एक, दो में से कोई एक, तो दो रोड है उनमें से कोई एक, लीड या लीड्स, लीड्स की वहां पर एस और ईएस लग के वो सिंगुलर होती है, जैसे गो का गोस, कम का कम्स। क्या आपने आंसर कर दिया, आंसर कर दिया, बताओ ये कौन सी थी, आपने बोला हाँ सर ये मुद्दा तो आपने हमें डेटरमिनर और प्रोनाउन में पढ़ाया सर, प्रोनाउन नहीं हुआ है, अभी करेंगे वो चीज, देखेंगे वीडियोस, वो भाई साहब अलग बेसवांस बोलेंगे सर हमका समझ नहीं आया, क्यों, क्योंकि सर हमारा यूज इधर हुआ ही नहीं। तो बेटा जब होगा, जब आप करोगे अपनी क्लास को कवर, ऑटोमेटिकली आपको समझ आ जाएगा, मजा आया। बस इसीलिए आज की मैंने क्लास रखी थी, कुछ क्वेश्चंस करा दूंगा मैं आपको, और ये डर है निकालूंगा कि बेटा टेक्निकली सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कोई इंडिविजुअल टॉपिक नहीं है, ठीक है। चलो आगे बेटा, अब एक बात मैं बोलूं, अगली बात आपको पता है, प्रोनाउन का क्वेश्चन, द एक्सप्लेनेशन, कौन सी एक्सप्लेनेशन, दैट ही गेव फॉर मिसिंग द मीटिंग, ये दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, तो ये रिलेटिव क्लॉज हुई, ये रिलेटिव क्लॉज हुई, और रिलेटिव क्लॉज क्या होती है, एडजेक्टिव क्लॉज, तो एडजेक्टिव के हिसाब से तो बात नहीं आएगी, इसका मतलब जो मेन सब्जेक्ट है वो क्या, एक्सप्लेनेशन, और
प्लेनेशन क्या है बेटा? सिंगुलर। अगर सिंगुलर है मेरे बच्चे, यहां पर क्या आना था? वॉज। कौन सा टॉपिक? प्रोनाउन टॉपिक। प्रोनाउन कौन सा प्रोनाउन? रिलेटिव प्रोनाउन। जिनका प्रोनाउन हुआ उनको ये क्वेश्चन समझ आया, जिनका नहीं हुआ उनको नहीं आया। सिंपल। ठीक है, इस तरीके से कहानी आपकी ये बयां होती है, इस तरीके से कहानी आपकी ये बयां होती है बेटा, सिंपल शब्दों में ये है चीज। ठीक है, बस। तो इसलिए इस टॉपिक को बिल्कुल मत छूना जब तक आप अपनी सारी पढ़ाई लिखाई इंग्लिश की ना करो। ठीक है, चल क्वेश्चन नंबर 14 देखो। Many customers have complained because his goods was inferior in quality। अच्छा, कई सारे कस्टमर्स ने ये कहा है कि उनकी जो गुड्स है बेटा, एक कस्टमर है या ज्यादा कस्टमर है, जरा बताना सर। ज्यादा है, एक गुड है या ज्यादा गुड है? ज्यादा गुड है। क्या? तो बहुत सारे कस्टमर्स ने कंप्लेन की थी। हाँ, क्योंकि कंजंक्शन हुआ बिकॉज बेटा, क्योंकि हिज गुड्स, उनका जो सामान है क्या वो बेटा, उनका जो सामान है वो वॉज या वर, क्वालिटी में उनका सामान अच्छा नहीं था, तो गुड्स ज्यादा सामान हो गया बेटा। ठीक है, उसके लिए तो गुड्स क्या होती है बच्चे, बहुत ज्यादा है तो क्या हुआ? प्लूरल। तो वहां पर क्या आ गया? प्लूरल। तो आपने वहां प्लूरल वर्ब ही यूज करना लाजमी समझ। बताओ मेहरबान कर देना, बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर, अर्जुन वाज नॉट सिलेक्टेड फॉर द पोस्ट इन स्पाइट ऑफ हिज हार्ड। कहता है वो सिलेक्ट नहीं किया गया पोस्ट के लिए, ठीक है, उसकी मेहनत के बावजूद भी, मतलब बेचारे मेहनत की लेकिन सिलेक्ट नहीं किया गया। तो बेटा सिंगुलर है तो सिंगुलर ही है, कहीं कोई भी गलती नजर नहीं आ रही है, तो ये हुआ अपने आप में नो एरर। ठीक है, अच्छा एक और गलती है बेटा। हाँ, एक बच्चे ने ठीक ध्यान दिया, हमने उस पर ध्यान दिया। कस्टमर्स ने कंप्लेन की है क्योंकि बात तो डायलॉग रहेगा ना, कस्टमर एक है ज्यादा तो देर गुड्स होगा, हिज गुड्स भी वहां देर भी लाएगा। हिज तो बेटा एक कस्टमर के लिए यूज होगा, लेकिन वहां कस्टमर क्या है? ज्यादा है, तो ये भी तो देखो, हाँ हिज नहीं, देर होगा गुड्स, देर गुड्स क्या प्लूरल और वर्ब भी होगा, तो दो गलती है। तो पेपर में दोनों एक ही पार्ट में गलती है, सी पार्ट। बहुत अच्छा। 60 देयर हैव बीन अ फॉल ऑफ प्रॉफिट। बेटा अगर आप देखोगे अ फॉल, गिरावट, तो बेटा वो तो सिंगुलर हुआ। अगर गिरावट सिंगुलर हुआ तो आप एक बात समझ पाओगे, देयर हैव बीन अ फॉल, तो आप क्या लगोगे? हैज। बेटा ये देयर कुछ नहीं होता है, ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है, ये सिंगुलर प्लूरल कुछ भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद की कहानी है। जैसे अगर मैं बोलूं देयर इज या देयर आर अ बॉय इन द रूम, कमरे में एक लड़का है बेटा, एक लड़का है ना, हाँ, तो देयर इज अ बॉय। और अगर मैं बोलूं देयर इज या आर सम बॉयज इन द रूम, तो आप ये देख पाओगे बेटा, ये जो देयर होता है ये सिर्फ इंट्रोडक्शन के लिए आता है, मेन सब्जेक्ट नहीं होता। मेन वही होता है जिसके बाद है क्या? प्लूरल। तो प्लूरल है तो क्या आएगा? आर। वेरी गुड, तो अपने आप में कोई दिक्कत नहीं। There have been अच्छे तो हो गया। 17 द डिसीजन टू ओपन ऑफिसेज इन शिमला वाज टेकन या वर टेकन। बेटा डिसीजन मेन क्या? डिसीजन की ऑफिस ओपन होंगे कि शिमला में, डिसीजन तो सिंगुलर है, उस डिसीजन को क्या कर लिया गया है, तो बेटा वर के बजाय क्या आएगा? वाज। बहुत बढ़िया। अब आप क्वेश्चन नंबर 18 देखो। अब क्वेश्चन नंबर 18 को आप चाहो तो प्रेपोजिशन से रिलेट कर लोगे बात को, ठीक है। हाँ, क्यों? मेजॉरिटी किसकी? ऑफ क्या हुआ? प्रेपोजिशन। उसके बाद क्या है? ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हुई? एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। मेजॉरिटी क्या होता है? सिंगुलर है तो क्या है? कूल। मजा आया करने में। क्वेश्चन नंबर 19 द आरबीआई व्हिच मॉनिटर्स, आरबीआई जो मॉनिटर करती है बैंकिंग ऑपरेशंस को, डू नॉट, आरबीआई जो मॉनिटर करती है, तो आरबीआई क्या बेटा? सिंगुलर। अगर सिंगुलर है तो व्हिच भी क्या हुआ? सिंगुलर। सिंगुलर के बाद मॉनिटर सिंगुलर। लेकिन बेटा आरबीआई ये तो हो गया रिलेटिव क्लॉज यहां तक। हाँ, अब आरबीआई सिंगुलर है तो यहां डू नॉट नहीं, क्या होना था? डज नॉट हैव द रिसोर्सेज। डू नॉट तो प्लूरल सब्जेक्ट के लिए आता है बेटा, तो यहां डू नॉट की बजाय क्या होना था? डज नॉट। तो क्वेश्चन नंबर 19 में आपको ये गलती नजर आ रही होगी, तो काम ज्यादा मुश्किल तो नहीं रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 देखो। 20 कहता है अनफॉर्चुनेटली मेनी इन रूरल एरियाज आर स्टिल डिप्राइव्ड ऑफ एडुकेट हेल्थ केयर फैसिलिटीज। कहता कई सारे हैं इस रूरल एरियाज में जो अभी डिप्राइव्ड हैं एडुकेट हेल्थ केयर से, फैसिलिटीज से। तो अब इसमें क्या लगाओगे आप बताना सर? मैनी बेटा एक है या ज्यादा है? आप बोलोगे सर ये तो ज्यादा है तो बेटा आर वहां पक्का सही है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी डिप्राइव पिछड़े हुए हैं बेचारे। अगर हमने यहां इस होता तो एरर होता, फिलहाल ये नो एरर। अच्छा 21 देखो। दिस इज वन ऑफ द फ्यू कंपनीज व्हिच, अब आओ बेटा लाइन पे। इसमें दो गलतियां हैं मेरे बच्चे। अब इन दो गलतियों को सिर्फ वो बच्चा समझ पाएगा जिसका रिलेटिव प्रोनाउन हुआ है। क्या? दिस इज वन ऑफ द फ्यू कंपनीज। अब कंपनीज के लिए व्हिच है बेटा, तो ज्यादा है तो यहां है बना। बेटा एक और गलती, इस गलती को सिर्फ वो बच्चा समझ पाएगा जिसका प्रोनाउन हुआ, जिसका नहीं हुआ है बेटा कोई बात नहीं, जब आप प्रोनाउन कर लोगे अपना तो आपको नजर आएगा। क्या? द फ्यू कंपनीज। बेटा ये द फ्यू आ फ्यू वगैरह जब आता है ना, तो इनके लिए हमेशा दैट रिलेटिव प्रोनाउन आता है व्हिच, तो ये बनेगा द फ्यू कंपनीज दैट हैव। तो इसमें दो गलतियां। वेरी गुड, तो ये चीज आप अपने दिमाग में रखोगे। तो आपने बोला दिस इज वन ऑफ द फ्यू कंपनीज दैट हैव डन वेल। कंपनीज के लिए खाली कंपनीज है, द फ्यू कंपनीज, उनके लिए बेटा दैट आता है, उनके लिए जो है व्हिच नहीं आता रिलेटिव प्रोनाउन। कहां पढ़ोगे? रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, बताओ बंधु, आनंद की प्राप्ति हुई? बहुत बढ़िया। वो कुछ कंपनियां उस सेंस में वो बात को बोल रहा है। 22 देखो। रियल एस्टेट जो प्राइसेस हैं इन द बिजनेस डिस्ट्रिक्ट ऑफ द सिटी आर। ठीक है, अब एक बात बताओ बेटा, वहां बात अगर क्वेश्चन नंबर 22 में मैं देखता हूं तो प्राइसेस मतलब प्लूरल, द रियल एस्टेट प्राइसेस प्लूरल। इन द, ये तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है बेटा यहां तक। इन द बिजनेस डिस्ट्रिक्ट ऑफ द सिटी एक्स्ट्रा। द रियल एस्टेट प्राइस, रियल एस्टेट एडजेक्टिव हुआ, प्राइसेस नाउन हुआ बेटा, मेन सब्जेक्ट तो प्राइसेस हुआ। रियल एस्टेट प्राइसेस जो है वो एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं, तो बिल्कुल सही हुआ कि बढ़ेंगे, तो बिल्कुल सही हुआ। ठीक है, बन रहे सारे क्वेश्चन। अब जिन जिन बच्चों का लास्ट टॉपिक है, कई बच्चों का लास्ट, कई बच्चों का क्या मतलब भाई जिन्होंने टेंस से या नाउन प्रोनाउन जिनका होना है या कवर करेंगे उनके लास्ट टॉपिक है बच्चों ने जिन्होंने बिल्कुल स्टार्टिंग से ज्वाइन किया, तो उनका तो खत्म है आज, वो तो आज अलविदा है यार, है ना। इसलिए बेटा जो आज की क्लास है मैंने उसमें जो कॉमन थे ना वो सारे बैचेस की आज ये मैंने क्लास लगा दी। मतलब सब्जेक्ट और एग्रीमेंट कॉमन है, सारे बच्चे एक साथ कर ले। ठीक है भाई, तो आज की जो क्लास है वो सारे बच्चों के एक साथ लगी। इसमें आज ऑफलाइन वाला बच्चा भी, आज इसमें ऑनलाइन वाला बच्चा भी, क्योंकि सब्जेक्ट और एग्रीमेंट कॉमन है, आज एक साथ पढ़ लेंगे बच्चे, इनको सब पता है। ठीक है, फिर एंड में बता दूंगा किस किस बच्चे को अब आगे की क्या टाइमिंग है और किन किन आज, क्योंकि ये इस टॉपिक के बाद कई बच्चों का सिलेबस खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आज की जो क्लास है आपकी कॉमन लगी है, क्योंकि ये ऐसा है ना, मैंने सोचा सबको एक साथ बुला के इसको डिस्कस कर लेता हूं मैं, सब्जेक्ट और एग्रीमेंट। चल अब आगे देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 30। देयर इज लॉस ऑफ, लॉस ऑफ तो बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है, तो देयर इज नहीं, क्या होना चाहिए बेटा? देयर आर। समझ रहे? वेरी गुड, नेक्स्ट देखो। अच्छा अब देखो, आप इसको कर लोगे, अब आप इसको कर लोगे,
24 ये भी प्रोनाउन से रिलेटेड बेटा, रिलेटिव प्रोनाउन से क्वेश्चन नंबर 24 क्या करोगे? ही इज वन ऑफ द रिलीजियस रिफॉर्मर्स। रिफॉर्मर्स क्या हुआ बेटा? प्लूरल। प्लूरल हुआ तो भी क्या हुआ? प्लूरल। प्लूरल हुआ तो यहां भाई रिलेटिव प्रोनाउन है, एंटीसीडेंट प्लूरल है तो ये भी प्लूरल है, ये भी प्लूरल। मस्तानी लाइक वेरी गुड। तो बेटा जिसका जिस बच्चे का जो भी टॉपिक हुआ है, ये बार बार मैं बात क्यों बोल रहा हूं क्योंकि सारे बैच हैं आज अपने पास। तो कुछ बच्चे जिन्होंने सब पढ़ लिया, कुछ बच्चे अभी जिन्होंने पढ़ना है, तो बस उनको ये बताना मेरा फर्ज बनता है कि आपको इस तरीके से टॉपिक कवर करना है जब पूरी इंग्लिश खत्म। ठीक है ना? बार बार पागलों की तरह इस बात को मैं रिपीट कर रहा हूं ताकि आप घबराओ, ये समझ नहीं आया वो समझ नहीं आया, तो आपको पूरी इंग्लिश करने के बाद ये टॉपिक करना है। 25 द बैंक स्टाफ इज अपोज्ड टू द टेकओवर बिकॉज़ दे आर कन्विंस्ड। बेटा बैंक स्टाफ प्लूरल सेंस रख रहा है या सिंगुलर? प्लूरल सेंस रख रहा है सिंगुलर। देखो बैंक का स्टाफ अपोजिट है इसके क्योंकि वे इसका मतलब प्लूरल सेंस है। बैंक का स्टाफ नाराज है तो सारे के सारे लोग नाराज हैं, ठीक है? उसके अपोजिट है तो इज नहीं क्या होना चाहिए बेटा? कॉमन सेंस। ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन, ठीक है? बहुत बेटा हर्षित पहली क्लास में ऑफलाइन की बता दिया था ये बात ना, थोड़ी बहुत डिग्निटी रखो, थोड़ी बहुत इंसानियत रखो। ऑफलाइन की पहली क्लास में बताया था मैंने कि जो बच्चे भी नाउन से ज्वाइन कर रहे हैं तो अपना से 10 से ज्वाइन कर रहे हैं या 10 से अगर आप ज्वाइन कर रहे हो तो पहले के टॉपिक आपको वीओडी से करने हैं, इसलिए थोड़ी बहुत इंसानियत रखो, अपनी नहीं तो कम से कम मेरी इज्जत रखो कि बात की कोई तो कीमत हो। इसलिए पढ़ाई पे ध्यान दो बेटा, चोचलेबाजी पे बिल्कुल भी ध्यान मत दो। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिसीजन टू वेव एटीएम चार्जेस हैव, अब देखो डिसीजन की बात है बेटा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिसीजन, रिजर्व बैंक इंडिया का है जो उसका डिसीजन, तो बात किसकी? उसका डिसीजन, ठीक है? अगर डिसीजन की बात है तो भाई है पुट नहीं हैज पुट हो। मस्तानी लाइफ। चलो क्वेश्चन नंबर 27 दिस प्रोजेक्ट व्हिच इज फंडेड बाय द यूनाइटेड नेशंस हैज, अब देखो हेल्प्ड ओवर 4 लाख इंडियंस टू ओवरकम पॉवर्टी। अब 27 में आपको क्या नजर आया बेटा? आपने बोला सर 27 में तो प्रोजेक्ट की बात हो रही है जो फंड किया जा रहा है, प्रोजेक्ट सिंगुलर तो ये भी सिंगुलर हुआ सर। हां उसने मदद किया प्रोजेक्ट में तो सर हैज भी बिल्कुल करेक्ट हुआ, तो ये तो नो एरर, कोई भी दिक्कत नहीं। चलो बेटा 28 देखो द नंबर ऑफ टूरिस्ट, बेटा ये भी बताया था द नंबर सिंगुलर ही होता है, अगर सिंगुलर ही होगा, अगर सिंगुलर होगा तो इज एक्सपेक्टेड वहां पर सही है, तो बेटा ये भी नो एरर। मजा आ गया बेटा, पेपर अभी का भी आसानी आने लग रहा है, प्री का झंडे गाड़े हुए बच्चों ने, उधर स्टेनो का रिजल्ट आया है वहां भाई सब झंडे गाड़े हुए बच्चों ने, ठीक है? सीडीएस का एग्जाम है वहां जो पढ़ रहा है भाई वो नौकरी लेता जा रहा है, जो नहीं पढ़ रहा है वो पता नहीं कहां खोया जा रहा है, वो कहां गया है पता नहीं। क्वेश्चन नंबर 29 देखो अ वैरायटी ऑफ प्लीजेंट आइटम्स इन द शॉप, प्लीज एवरीबॉडी, प्लीज तो बेटा वर्ब है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन अगर आप देखोगे वैरायटी, अ वैरायटी वो क्या हुआ? सिंगुलर, तो प्लीज या प्लीजेस, प्लीजेस, वेरी गुड, एसओएस लगा दोगे तो क्या हो जाएगा? वो सिंगुलर हो जाएगा, तो प्लीज की जगह क्या करना चाहिए मेरे दोस्त? प्लीजेस आपको वहां करना चाहिए। क्वेश्चन 30 देखो बेटा मोस्ट ऑफ द फंड वी गेट फ्रॉम अमेरिका इज यूज्ड टू बिल्ड। अब क्वेश्चन नंबर 30 की अगर बात देखिए बेटा तो इसमें कहने लग रहा है मोस्ट ऑफ द फंड्स, तो प्लूरल सेंस है, मोस्ट प्लूरल सेंस रख रहा है, मोस्ट ऑफ द फंड्स, वेरी गुड। अगर प्लूरल सेंस रख रहा है तो वहां फिर सर इज यूज्ड क्यों है? फंड ज्यादा हो गया तो आर यूज्ड होना चाहिए, करेक्ट। डन की बात। नेक्स्ट द स्कीम व्हिच विल बी लॉन्च्ड ड्यूरिंग नेक्स्ट 2 इयर्स रिक्वायर, बेटा देखो स्कीम सिंगुलर है और ये स्कीम का एडजेक्टिव है यहां तक, ये इतना एडजेक्टिव रिलेटिव प्रोनाउन हो गया ना। स्कीम जो लॉन्च की जाएगी अगले 2 साल में, रिक्वायर या रिक्वायर्स, क्योंकि बेटा ये स्कीम सिंगुलर के बीच में एडजेक्टिव आ गया तो ये सब्जेक्ट हुआ इसका, और वर्ब सिंगुलर का बनती है बेटा जब उस पर एस और ईएस लगता है, तो यहां सिंगुलर वर्ब लिखा होगा तो पेपर में यहां एरर होगी, रिक्वायर की जगह रिक्वायर्स होना चाहिए, करेक्ट। तो ये बात अपने दिमाग में आप रख के चलिएगा बिंदास तरीके से। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 32 देखो बेटा 32 में कहता है द गवर्नमेंट हैज साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद द कंपनी टू सेट अप अ प्लांट इन द स्टेट। बेटा गवर्नमेंट ने साइन कर लिया है, गवर्नमेंट तो कलेक्टिव नाउन है जो कि सिंगुलर है बेटा, अगर सिंगुलर है तो बेटा वो तो नहीं नो एरर। द गवर्नमेंट इज डूइंग इट्स ड्यूटी, गवर्नमेंट अपना फर्ज निभा रही है, तो गवर्नमेंट तो सिंगुलर नाउन होता है, सिंगुलर है तो ये चीज सर कौन से टॉपिक से रिलेट कर रहा है मुद्दा? बेटा नाउन टॉपिक से रिलेट कर रहा है, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 33 देखो बेटा द गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड, ये भी सही है, गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है मैनी क्रिएटिव स्कीम्स टू मेक बैंकिंग सर्विसेज अवेलेबल टू एवरीवन, ताकि बैंकिंग सर्विसेज हर किसी को अवेलेबल हो जाए जिसमें भी कोई लफड़ा नहीं। आगे देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 34 कहता है एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स आर, बिल्कुल भाई प्लूरल है तो आर आएगा, पार्ट ऑफ ग्लोबल हेरिटेज एंड शुड नॉट बी सोल्ड टू हाईएस्ट बिडर। क्वेश्चन नंबर 35 हिज कमेंट्स केम आफ्टर द रिसर्च ग्रुप सेड दैट इट्स कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स वर या वाज, बेटा इंडेक्स है, अगर वो इंडेक्स है वहां तो वो प्लूरल सेंस कैसे रख सकता है? सोचो अगर वो इंडेक्स है बेटा प्लूरल सेंस कैसे रख सकता है? कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स, तो क्या होगा? वाज, वहां पर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 36 माय एल्डर सिस्टर एंड आई, बेटा एल्डर सिस्टर भी है और मैं भी हूं, एंड दोनों को जोड़ रहा है तो एम क्यू आर, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ठीक है? ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 30 देखना, मैं कमेंट्स को करो एक बार ऊपर रिफ्रेश, मस्त आ गया। 37 में द नीड ऑफ अल्टरनेटिव सोर्सेज आर नहीं इज, क्यों? क्योंकि बेटा बात नीड की है और ये तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होगी, नीड तो सिंगुलर है तो आर की बजाय वहां पर क्या आना था? इज आना था। देखो बेटा शी इमीडिएटली क्वाइट द जॉब इन व्हिच नीदर द स्किल नोर नॉलेज, बेटा नीदर नोर कंजंक्शन में पढ़ाता हूं, जो बाद वाला मेन सब्जेक्ट होता है सिंगुलर, तो यहां वाज की बजाय क्या, वर्ब की बजाय क्या आएगा? वाज आएगा, ये बेटा कंजंक्शन से रिलेटेड होता है, इसलिए वो बच्चे एकदम चिल बैठे सिर्फ समझते चले जाएं, नीदर नोर में बाद वाला जो वर्ब के नजदीक होता है वो मेन सब्जेक्ट होता है बेटा, आपको सिर्फ ये समझते चलना, अब बस इतना रखना जब सर ने कह दिया कंजंक्शन का है तो कंजंक्शन में पढ़ाएंगे, तो जो भी चीजें हैं जो भी मुद्दे हैं वो यहां है मेरे पुत्र। क्वेश्चन नंबर 39 बट एक बार वो बोलते ना, आप हमेशा मैं एक ही बात कहता हूं बेटा, कोई दुनिया में तुम्हारे अलावा तुम्हारी तारीफ करने कोई नहीं आएगा, कोई सच्चा स्टूडेंट, कोई सच्चा दोस्त, कोई सच्चा टीचर हो सकता है आपकी तारीफ कर दे, बाकी कोई नहीं, तो खुद की तारीफ या खुद की मेहनत का एहसास आपको अपने आप को खुद ही कराना पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूं जो भी आपको सिलेबस मैंने करा के दिया है भाई साहब कोई भी नहीं करा के दे, बहुत बेहतर तरीके असाइनमेंट में इस बार चेंजेस लाके नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ा के आपको दिए गए। अब इन असाइनमेंट्स में जो करेक्शंस है ना पूरे टाइम में मैं करेक्शंस पे जुटूंगा, तो करेक्शंस पे जुटूंगा जिसमें महीना 1.5 महीने की प्रक्रिया है, जो आपको इंतजार करने की उनकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जिनमें करेक्शंस होने क्वेश्चंस को करेक्शन करके मैं डाल दूं। तो जब भी आप होमवर्क करते हैं बेटा किसी क्वेश्चन में आपको करेक्शन लगती है तो क्वेश्चन को छोड़ दें, आगे कर लें।
सर क्वेश्चन को छोड़ दे बिल्कुल, क्यों? क्योंकि मैंने क्वेश्चन इतने सारे दिए हैं, अगर 10% क्वेश्चन छोड़ भी दोगे तभी कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा सबका क्वेश्चन होता है सर जो आप होमवर्क देते हो उसमें सारे क्वेश्चन करने जरूरी, जितना मैं आपको होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूं वो मोर देन सफिशिएंट है। बाकी अगर आप 50% भी होमवर्क करोगे ना, क्लास वर्क सारा करना है, क्योंकि क्लास में ही सफिशिएंट प्रैक्टिस में टॉपिक वाइज आपको करा के दे रहा हूं, तो उसके अलावा अगर आपने होमवर्क में से 50% भी कर लिया, 40% भी कर लिया, मोर देन सफिशिएंट, मोर देन सफिशिएंट, आप उतना कर सकते हैं, आप उतना कर सकते हैं। फिर अपना चुपचाप से जाके यूट्यूब पे जो मॉक टेस्ट वगैरह करा रहा हूं आप उनको कर लीजिए, ठीक है। दूसरा फिर क्या करो बेटा, मॉक टेस्ट खरीद लो, जिसके भी आपको अच्छे लगे उसके मॉक टेस्ट खरीद लो, ठीक है, मिनिमम रेट में आपको मिलते हैं वो करो। एक टेस्टिंग हमने ऐप बनाई है जिस पर थोड़ी थोड़ी ग्लिच आ रही है उसको हम ठीक कर देंगे, उसके बाद वहां पर आपको टेस्ट देने हैं, फ्री होंगे, ठीक है, वहां पे देना जहां अच्छा लगे, ये नहीं कि मैं अपनी ऐप की एडवर्टाइजिंग आपके सामने करूंगा, जहां आपका दिल करे बेटा वहां मॉक टेस्ट, जहां आपका दिल करे, जहां आपका दिल करे मुझे इनके मॉक टेस्ट अच्छे लग रहे हैं फिर वो मॉक टेस्ट, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और समय रहते रहते मतलब समय इसके साथ साथ जो मॉक टेस्ट प्रैक्टिस है या यूट्यूब पर जो प्रैक्टिस वगैरह कराता रहता हूं उसके साथ बहाने से मैं आपके साथ जुड़ा रहूं। एक बात बताऊं, यूट्यूब पर पढ़ाने का मेरे दो मकसद होते हैं, एक तो जैसे बैच जिनका खत्म हो रहा है वो दोबारा तो मेरे को मिलेंगे नहीं, वो तो दोबारा तो चेहरे देखेंगे नहीं, अब जो दोबारा बच्चे चेहरे नहीं देखेंगे ना तो उनको क्या होता है फिर वो पढ़ना भूल जाते हैं, होता है ना, माँ बाप दिखते रहते हैं तो माँ बाप के सामने जब हम रहते हैं, माँ बाप का चेहरा जब दिखता रहता है तो उनकी आंखों की शर्म बनी रहती है, हम पढ़ाई करते रहते हैं। जो बच्चे अभी मुखर्जी नगर में रह रहे हैं, जो माँ बाप या परिवार से काफी दिनों बाद मिलते हैं या हेर फेर नहीं होता है, तो वो बर्बादी की तरफ बढ़ते हैं फिर, और मटरगस्ती करना और रातों को बाइक पे घूमना, इधर उधर टाइम पास करके घूमना, वो घूमते रहते हैं क्योंकि माँ बाप से आंखों में आंखें नजरें मिल नहीं रही है, तो शर्म बन नहीं रही है। ऐसे टीचर के साथ जो टीचर के साथ कोऑर्डिनेशन में नहीं रहते, वो धागा टूटता है ना, वो नाश कर लेता है जिंदगी का। जैसे कि मैंने 2 मिनट आपको दिया, इस भाषण से थोड़ा सा आपको अच्छा लगेगा, नहीं यार हमें पढ़ना चाहिए, आप पढ़ लोगे बेटा। ये भाषण हमेशा क्लास में 2 या 3 मिनट का भाषण मेरा हो जाता होगा, इमोशनल कभी बोल देता हूं, कभी गाली जैसे तैसे भी आपका काम चल रहा है, लेकिन जिस दिन आंखों की शर्म खत्म हो गई, आपने क्लासेस जो है आपकी खत्म हो गई, यूट्यूब पे आपने जो है क्लास लेने आए नहीं या वो शर्म बनी नहीं, पता चला आपने इंग्लिश पढ़ना छोड़ दिया, और जब कोचिंग कर रहे थे मेरे पास थे तुम, पता चला इंग्लिश सबसे ज्यादा पढ़ा करते थे, है ना भाई, यही तो बात है। तो इसका जो है आपको कोऑर्डिनेशन रखना है, थोड़ा सा इसका कोऑर्डिनेशन रखना, और मैं कसम खा के बोल रहा हूं बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं। अभी एक थे हमारी रिलेटिव में कहो या मतलब फ्रेंड के फ्रेंड थे वो, तो उन्होंने एक लाइब्रेरी वगैरह ओपन की थी, तो उन्होंने बुलाया था कि जल्दी से एक बार आ जाना, कैसे क्या ओपन की है बता देना, आपको कुछ लाइब्रेरी में कमी लगे तो मैं रात को करीब करीब क्लास से काम वाम निपटा के 9 साढ़े 9 बजे रात को करीब 9 बज गया, 8:30 बजे का टाइम हो गया, वहां गया तो बच्चे बैठे हुए थे पढ़ रहे थे भाई साहब, जबरदस्त तरीके से, मजेदार, और क्या गजब की लाइब्रेरी उन्होंने बनाई थी, वो भी अच्छी थी। फिर मुझे पता चला कि नहीं ज्यादातर लाइब्रेरी जो अच्छी होती है वो ऐसी ही होती है, चलो है यार कितनी बढ़िया बढ़िया लाइब्रेरी बनी हुई। तो मेरे विचार पहले भी थे और मैं हमेशा बोलता भी रहता हूँ, ठीक है, कि पाजी प्लीज लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो, अगर आसपास अच्छी लाइब्रेरी है तो, या घर के किसी कोने को या किसी कमरे को लाइब्रेरी बना लो, सब अलग ही मजा था, ठीक है, अलग ही मजा था। तो अगर अच्छी लाइब्रेरी आसपास है आपके तो लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो, ठीक है, या घर को ही एक लाइब्रेरी का रूप दो, ठीक है ना। चल आगे देखो, और लाइब्रेरी का रूप सच में वो आदि पुरुष की तरह नहीं, जब मैं स्क्रिप्ट लिखने जाता था तो मैं चप्पल उतार के जाता था और बस स्क्रिप्ट तो ऐसे लिखी है, नोटंकी नहीं बेटा, सच में ही अच्छी लाइब्रेरी की तरह अपने कमरे को बनाओ या अच्छी लाइब्रेरी ज्वाइन करो, नोटंकी बाजी के लिए। चलो जर्नलिस्ट अलोंग विद द कैमरास, क्यों बेटा, ये तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होगी, मेन ये हो गया, अलोंग विद द प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट, ये मेन हुआ तो वर्ब के बजाय यहां पर क्या आ गया, वॉज आ गया, तो आपने वर्ब काटा और वॉज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, 9/10 ऑफ द पिलर, ठीक है। हैव बेटा एक बात बताओ, जब आप किसी के एक भाग हिस्से की बात करते हो, ऑफ द पिलर, उस पिलर का इतना हिस्सा, तो यार तो सिंगुलर सेंस हुआ, तो बेटा हैव कैसे कर लोगे, गलत हो जाएगा। किसी भी चीज का हिस्सा, वो एक ही चीज तो है, उसमें से अगर उसका हिस्सा काटोगे तो सिंगुलर ही तो अलग होगा। चलो तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर अपना 41 देख लो बेटा, कहता है ड्रिवन बाय द डिजायर्स, ठीक है, टू सेव ट्रीज, रेजिडेंट्स ऑफ अ लोकेलिटी हैज स्टार्टेड यूजिंग, अब देखो देयर एवरीडे नीड्स, बेटा वहां बात एक की हो रही है, ज्यादा लोगों की हो रही है, आप बोलोगे सर ज्यादा लोगों की बात हो रही है, जहां रेजिडेंट्स जो रह रहे हैं तो हैव स्टार्टेड होना चाहिए, हैज स्टार्टेड क्यों। सब जेन्युइन इश्यूज जो है एग्जिस्ट विद द न्यूली अडॉप्टेड सिस्टम एंड नीड्स, इस क्वेश्चन को जरा 42 को समझने की कोशिश करिएगा मेरे बॉस। कोशिश में ये है कि जेन्युइन इश्यूज, तो इश्यूज क्या है बेटा, प्लूरल, जेन्युइन इश्यूज एग्जिस्ट करते हैं, बिल्कुल सही है, क्योंकि एग्जिस्ट आपने प्लूरल वर्ब लगाया, जेन्युइन इश्यूज एग्जिस्ट करते हैं और जरूरत है उनको, ठीक है, एग्जामिन करने की सीरियसली, उनको जरूरत है ना, हाँ, तो बेटा नीड्स क्यों होगा, यहां तो नीड होना चाहिए क्योंकि इश्यूज प्लूरल है, और नीड्स तो सिंगुलर वर्ब होती है, बट हमें कैसी वर्ब चाहिए, प्लूरल, और वर्ब में क्या उल्टा होता है बेटा, वर्ब पर एस और एस लग के वो क्या बनती है, सिंगुलर, और प्लूरल बनाने के लिए वो एस और एस उससे क्या करना पड़ता है, हटाना पड़ता है, तो आपने उस एस और एस को वहां से क्या कर दिया, रफू और चक्कर, क्या कर दिया, रफू और चक्कर, तो वो हट गया। चलो क्वेश्चन नंबर 43 को देखते हैं, कहता है 3/4 ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, अब देखो फिर 3/3, अब बेटा किसी का फिर हिस्से की बात कर रहे हो, हाँ 3/3, लेकिन प्लूरल का हिस्सा है, इस बार सिंगुलर का नहीं, डॉक्यूमेंट्स, प्लूरल का 3/4 प्लूरल ही होगा, तो यहां पर हैव सही है। वहां क्या था बेटा, सिंगुलर था, वहां क्या था, देखो दोबारा देखना उस क्वेश्चन को, दोनों में फर्क देखा, यहां उस पिलर का तो सिंगुलर का हिस्सा सिंगुलर, लेकिन बेटा यहां प्लूरल का हिस्सा प्लूरल, तो हैव सही है, तो इसमें कोई गलती नहीं, दोनों में फर्क समझ आ गया, ठीक है, वेरी गुड। इसका एक एग्जांपल देता हूं, जैसे बेटा मैंने बोला ये हाफ क्या होगा, सिंगुलर या प्लूरल, हाफ क्या होगा, सिंगुलर या प्लूरल, आप पता क्या बोलोगे, सर ये बताओ आधा कर किसका है, मैंने बोला मतलब देखो अगर मैं बोलूं हाफ ऑफ द एप्पल वाज या वर ईटन बाय हिम, एप्पल का जो आधा एप्पल था वो उसने खा लिया, एप्पल का आधा हिस्सा खा लिया, अब सिंगुलर का आधा बेटा सिंगुलर होगा तो वाज ईटन, लेकिन अगर मैं पेपर में कहूं ऐसे आगे बेटा हाफ ऑफ द एप्पल्स, उन एप्पल्स में से आधे एप्पल उसके द्वारा खा लिए गए। अब एक बात बताओ आधा किसका है, एप्पल का आधा है या ज्यादा एप्पल्स का आधा है, अब ज्यादा एप्पल्स का आधा है, अब ये ज्यादा एप्पल्स का आधा है तो ज्यादा एप्पल्स का आधा तो ज्यादा ही हुआ तो 25 बार हो, तो हाफ जो है वो सिंगुलर होगा या प्लूरल, सर ये डिपेंड करेगा किसका आधा कर रहे हो, ये डिपेंड करेगा किसका आधा कर रहे हो, किसी ऐसी चीज का आधा है, ठीक है, कि वो चीज सिंगुलर है, सिंगुलर का आधा तो बेटा सिंगुलर होगा, लेकिन अगर प्लूरल का आधा है तो प्लूरल होगा। चलो तो इस तरीके से आपने इसको अंडरस्टैंड करके चलना है, डन है मेरे दोस्त। द टेक्स्ट ट्रीटी है, जो ट्रीटी है, अब टेक्स्ट ट्रीटी जो समझौता है बेटा वो तो सिंगुलर होगा, अगर वो सिंगुलर होगा तो जरा बात को समझिएगा, बिटवीन ये तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, ट्रीटी समझौता, तो यहां पर हैव जो है वो गलत हुआ, हैज, हाफ क्यों नहीं लगा, हाफ करने की क्या जरूरत है बेटा, आप सुनिए अगला बताओ,
अगले में क्या करें 45 इज नॉट द काइंड ऑफ अ पर्सन हु टेक देखो इज नॉट द काइंड ऑफ अ पर्सन सिंगुलर हु तो टेक टेक्स टेक्स आसान है बेटा चलो अब ये ठीक है सफिशिएंट से कई गुना ज्यादा मैंने आपकी प्रैक्टिस करा दी आप कितने भी क्वेश्चंस करोगे मस्तानी आपकी लाइफ रहेगी अब क्या है बेटा 60 क्वेश्चन तक तो ये है फिर नीचे इनके आंसर्स 60 क्वेश्चन के बाद आप अगला स्टेप देखोगे फिर सेट नंबर 2 और करीब करीब 40 क्वेश्चन इसमें तो टोटल कितने क्वेश्चन हो गए 100 तो ये 100 क्वेश्चन की पीडीएफ है जो आज आपके पास शाम तक डल जाएगी ये कितने हैं 100 ही थे ना अरे हाँ 40 ये है बेटा क्वेश्चंस और 40 के अलावा 60 के करीब हो तो जो क्वेश्चंस मैंने करा दी उनको तो वो मत करना जो बचे हैं उनको इनको प्रैक्टिस कर लेना मोर देन सफिशिएंट है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की प्रैक्टिस क्योंकि ऑल ओवर यही पढ़ते रहते हैं आपको इंग्लिश तो इतनी प्रैक्टिस इसकी सफिशिएंट है तो खुद करोगे ज्यादा आपको मजा आएगा उसको चीजों को टैकल कर लेना अब अगली कहानी को जरा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि आज मैंने सारे बैच एक साथ ही बुलाए हुए हैं ठीक है सारे बच्चे एक साथ ही आए हुए तो अब कल का मैं शेड्यूल एक बार आपको बता दूं मैं अपना चिट्ठा निकाल लेता हूं देखो बेटा जी अब इसमें से कुछ बच्चे हैं जिनको आज ठीक है सब्जेक्ट एग्रीमेंट में लास्ट में कराता हूं तो लास्ट ही है बट कुछ बच्चे अभी जिनका टॉपिक आगे होना है उनकी कहानी तो अभी आगे बयां होनी ही होनी अब ध्यान से सुनना बेटा जैसे हमारा ऑफलाइन वाले बच्चे थे उनका सिलेबस खत्म होता है लेकिन उनकी कल मैं एक क्लास लूंगा क्लास का मतलब जिसमें सेपरेट आपसे कुछ बातें आपसे करनी है वो बातें मैं कर लूंगा तो जो ऑफलाइन वाला बच्चा है ना जो मुखर्जी है वो कल 12:30 बजे मैं उनसे बातचीत वाली क्लास है सिलेबस आपके सारे टॉपिक खत्म और वो बच्चे जिन्होंने ऑफलाइन में 10 से ज्वाइन किया था बेटा और नाउन प्रोनाउन और आपका डिटरमिनर एडजेक्टिव मैंने कहा था वीओडी ऑफलाइन वाले जो बच्चे थे आपसे पहले जो 4 टॉपिक आपके छूटे थे आप उसे वहां से कवर करेंगे चारों टॉपिक आपके लिए अपलोड हो गए ये होगी कल उन बच्चों के लिए बातचीत ठीक है तो हो कल यानी कि ट्यूसडे यानी कि कल तो वो 12:30 बजे आएंगे आगे बात करते हैं दूसरे बच्चे जो हमारे पास ठीक है अब ऑनलाइन वालों की मैं बात कर लूं ऑनलाइन वालों की अगर मैं बात कर लूं तो कल ट्यूसडे को 9:30 बजे से 11 बजे ठीक है 9:30 बजे से 11 बजे हाँ तो कुछ टाइमिंग में चेंजेस है ना 9:30 वाला स्लॉट अब मेरा फ्री हो रहा है ठीक है हाँ तो वो फ्री हो रहा है तो 9:30 से 11 बजे हमारे पास 112 और 115 ये जो कोड जिनका है 112 115 ये बच्चे मेरे साथ जुड़ेंगे और इनका नया टॉपिक जो है वो न्यू टॉपिक टेंस चालू होगा तो आपकी जो टाइमिंग है वो 9:30 से 11 ही रहेगी ठीक है ट्यूसडे यानी कि तुम्हारा भी कल तो बार-बार बताना ना पड़े कोई भी बच्चा किसी भी चीज में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी कोड मैंने मेंशन कर दिया आपकी टाइमिंग रहेगी टेंस के बाद आप सबको पता है बेटा ऑफलाइन ऑनलाइन कुछ नहीं होता सेम ही मैं टॉपिक की सीरीज रखता हूं ठीक है हर्षित बात करना चलो कोशिश करते हैं अगर होल उस टाइम पे कोई अगर फ्री हुआ तो एक क्लास वो रख लेंगे ठीक है बेटा देखो तो ये हुआ हमारे पास बातचीत तो ये न्यू टॉपिक हो गया आसान मुद्दा ये भी आसान हो गया तो टेंस है फिर इंटेंशन स्पीकर है फिर जो बाकी बाकी तो कल से हमारा न्यू टॉपिक टेंस चालू हो रहा है 9:30 से 11 ठीक है अब आगे सुनिएगा बेटा अगर मैं बात करता हूं एक कोड 100 ये भी आज कंप्लीट हुआ भाई कंप्लीट तो बेटा इसको कभी भी नहीं आना ये कंप्लीट हो इनकी बात यहां होगी अगर बात मेरे बच्चे में करता हूं एक हमारे पास कौन सा रहेगा 103 106 109 ये वाला जो बच्चा है क्योंकि कोड हो जाते हैं ना अलग अलग रजिस्ट्रेशन के हिसाब से आपको अपना कोड मिल जाता है बेटा 103 106 109 ठीक है ये जो कोड है ये है बेटा कल 11 बजे से 12:30 बजे तक आपकी क्लास ट्यूसडे से यानी कल से ये बात क्या रीजनिंग बेटा वो क्लैशिंग चलेगी क्योंकि सुबह से शाम तक मुझे भी पढ़ाना है सुबह से शाम तक सर को पढ़ाना है सुबह से शाम तक सर को पढ़ाना है ठीक है सुबह से शाम तक सर को पढ़ाना है सर को पढ़ाना सबको हमको सुबह से शाम तक ही पढ़ाना एक ही टाइम पे हम पढ़ा रहे हैं तो बेटा वो क्लैशिंग किसी ना किसी बैच में तो कोई ना कोई तो अड़चन आती है ठीक है तो मैं हमेशा सुझाव ये देता हूं मैथ्स की क्लास आप बाद में देख लिया करो इंग्लिश लाइव देख लिया करो क्योंकि मैथ्स प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है बाद में भी देख लिया जाएगा इंग्लिश लैंग्वेज वाली बात है वो लाइव देख लोगे तो देख ली वरना बाद में लेनी बड़ी भारी ठीक है तो अगर मैथ्स की क्लास के साथ क्लैशिंग पड़ती है तो अपनी मैथ्स की क्लास बाद में शाम को देख लीजिए पहले इंग्लिश की क्लास देख लो लाइव क्योंकि प्रैक्टिकल उसको बाद में देख लोगे कोई आफत नहीं आ रही बात है एक बात याद रखना बेटा ये कौन बोल रहा हूं सबके लिए सिलेक्शन पढ़ने से होगा सिलेक्शन अच्छे से सिलेबस कंप्लीट करने से होगा ये ध्यान रखिए तो आपकी जो टाइमिंग है वो सबकी मैंने समझा दी इसकी समझा दी भाई अपने बैच को अपने हिसाब से देख लो इनकी समझा दी कल से आपकी टाइमिंग क्या रहेगी अब 9:30 से 11 करेंगे अब आपकी टाइमिंग क्या है 9:30 से 11 ये ठीक है इसे कल से ट्यूसडे से आपकी टाइमिंग क्या होगी 11 से 12:30 ओके भाई तो सबको कल की टाइमिंग कल से जो शेड्यूल है वो अपना समझ आ गया हो ये आएगा कल इनसे बातचीत करनी है ठीक है बात ठीक तो ये हमारी लास्ट क्लास होगी कल ऑफलाइन वालों को बताना बेटा टेबल पार्टी करेंगे ठीक है और ये जो है ट्यूसडे से कल से आप आएंगे 112 115 नया टॉपिक टेंस तो कल से आपकी टाइमिंग रहेगी 9:30 से 100 कंप्लीट हो गया अगला 103 106 109 रजिस्ट्रेशन के हिसाब से नंबर मिलते हैं नंबर आपको ऊपर दिख रहा होगा बेटा हां तो 11 से 12:30 कल से आपकी टाइमिंग रहेगी तो बार-बार मुझसे टाइमिंग पूछने की आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी जो नई अपडेटेड टाइमिंग है आपको वही लेंगे क्योंकि मैं मॉर्निंग से स्लॉट अपना लेके चलो 9:30 से 11 11 से 12:30 फिर आगे 12:30 से ठीक है इस तरीके से आपके स्लॉट अब चलेंगे 9:30 से जैसे 11 11 से 12:30 फिर अगला जो बैच आएगा वो कर देंगे 12 से 1:30 ठीक है इस तरीके के स्लॉट चलेंगे बस ठीक है डन है तो भाई साहब अपने कोड मैच कर लो दोबारा रिपीट कर दो जिनको समझ आ गया क्लास छोड़ के चले जाओ बेटा ये कई बच्चे होते हैं उनको 10 बार बोलो तब समझ आता है क्लास छोड़ के चले जाओ जिनको अपनी कल से टाइमिंग समझ आ गई नई टाइमिंग्स पे फोकस करना ध्यान से देखना बेटा ऑफलाइन कल लास्ट क्लास से आपकी बातचीत करेंगे 12:30 ठीक है अगर हम ट्यूसडे की बात करें तो कल से जो टाइमिंग रहने वाली है 112 115 नया टॉपिक 10 होगा कल से आपकी टाइमिंग ये रहा करेगी कल से आपकी टाइमिंग ये 100 खत्म हो गया आगे सुनो 103 106 109 11 से 12:30 कल से आपकी टाइमिंग अब ये ठीक है अब कल से इसमें भी नया टॉपिक चालू होगा अलग टॉपिक होगा 103 106 109 कल से 11 बजे की टाइमिंग आपकी 11 से 12:30 वो शेड्यूल में अभी अपडेट भी करवा दूंगा आपका
ठीक है हाँ, और फिर बेटा 12:30 है ना, और यूट्यूब पर भी हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो चीजें चल रही है वैसी है। अब इडियम्स फ्रेजेस और वन वर्ड का उनका ध्यान रखेंगे, है ना भाई। आगे भाई सबको सब कोई नहीं बचा कोड, सारे कोड इंक्लूड इसमें, कोई नॉन कोड तो नहीं बचा हमारे पास। तो 103 106 109 कोड यहां कवर होंगे 11 से 12:30, 112 115 कोड टॉपिक 9:30 से 11 आपके टाइम ऑफलाइन 12:30 बजे, क्योंकि आज सब्जेक्ट और एग्रीमेंट में सारे भाई इकट्ठे हुए थे। इसलिए ध्यान से चीजों को सबर करिए, प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करोगे उतना ज्यादा अच्छा है। और दूसरी बेटा हर सब्जेक्ट को उतनी जितनी उसकी औकात है उतनी ही अहमियत दीजिए, उससे ज्यादा। खाली मैथ्स पे पागल मत हो, वरना मैथ्स की दीवानगी तुम्हें लेकर डूबेगी। खाली इंग्लिश पर भी पागल मत हो, खाली जीएस पर भी पागल मत हो, खाली रीजनिंग पर भी पागल मत हो। हर सब्जेक्ट का एक बैलेंस बना के चलिए, जिसकी जितनी ज्यादा वेटेज है उसको उतनी ज्यादा ही ध्यान से पढ़िए। सबसे ज्यादा इंग्लिश की वेटेज है, इंग्लिश पर सबसे ज्यादा फोकस करें, ठीक है वेरी गुड। और फिर अपना किस तरह करना है, आपने बातचीत करनी है, फिर मैथ्स पे, फिर अपना ध्यान दीजिए जीएस पे, फिर ध्यान दीजिए रीजनिंग, तो वो आसान है। बाकी अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो ठीक है, डन है, बहुत बढ़िया। चलिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय।